हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे बिहार स्टेट 2024 के लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, जो कि आपके एग्जाम में 50 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और जो काफ़ी आसान होता है। अगर आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 50 में 40 से 42 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट से। क्योंकि आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग में जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी रिपीट होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने टोटल 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो है आपका 18/9/2020 का। अभी तक हमने जो भी 2023 में एग्जाम हुए थे आर्ट्स ऑफ टीचिंग का, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं वो रहेगा 18/9/2020 का पूछा हुआ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 151 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कौशल योगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समानुभूति देना। आपसे पूछा जा रहा था इमोशनल इंटेलिजेंस से कौन से रिलेटेड है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पाठ योजना के पंचपदीय प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्वर्ड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये सवाल आपके 2023 में भी 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है। ये सवाल आपके एग्जाम में फिर से सवाल रिपीट हो सकता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और आपको यहाँ पर डिटेल में दिया भी गया है, आप इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा भी है कि बिहार आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। मतलब जो इसका राइट आंसर बिहार स्टेट बोर्ड ने माना था, उसका राइट आंसर ब्रुनन माना था। लेकिन इसका जो अगर आप किताब में सीटेट या सीडीपी में पढ़े होंगे तो पंचपदीय प्रणाली के बारे में हार्वर्ड ने इसकी बात की थी। लेकिन बिहार स्टेट बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी माना था। इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रोजेक्ट विधि का एक सदस्य क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? क्या वो किलपैट्रिक थे, वाइगट्स्की थे, जॉन डेवी थे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? आपने सुना होगा ट्रायल एंड एरर, जो काफ़ी फेमस एक आपका थ्योरी है, जो सीटेट में आपको बार बार पढ़ने को मिलता है, जो थॉर्नडाइक द्वारा इसकी प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। इसे भी आप याद रखिएगा। बात की जाए वाटसन का, तो वाटसन आपके व्यवहारवादी सिद्धांतकार माने जाते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नए शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल फिर से रिपीट किया गया था 2023 में। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग अदर स्किल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका क्वेश्चन रिपीट होता है और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इसमें नंबर लाना काफ़ी आसान होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा का समान अवसर 1986 का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है नई शिक्षा नीति की। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश छात्रों की विषयगत योग्यता को भाली भांति जाना जा सकता है? परीक्षा प्रश्नों से, मूल्यांकन उपकरण से, विचार विमर्श से, या ऑप्शन डी है अभियोग परामर्श से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आप बच्चे से डिस्कस करते हो, जब उनसे बातचीत करते हो, तब जाकर उनकी विषयगत योग्यता के बारे में आपको अच्छे भाली भांति पता चलती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए क्योंकि? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए कि एक अच्छे शिक्षक को अच्छी टीचिंग नॉलेज क्यों होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
इसमें शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं पता आर्ट्स ऑफ टीचिंग बारे में, तो आप इसका प्रैक्टिस सेट लेकर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, सारे पॉइंट को लाइन टू लाइन पढ़िएगा। आप पहली बार अगर स्टेट क्वालीफाई करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम में, तो आपको इससे बेटर नोट्स कहीं नहीं हो सकता। जब आप इसे एक-एक पॉइंट को पढ़ोगे, आपके डाउट और आपके जितना भी कंसेप्ट है, वो सारे क्लियर हो जाएँगे। अगर कोई भी आपके पास डाउट होता है, तो आप मुझे कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको मेरे तरफ से आपको 100% हेल्प की जाएगी। कैसे आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, कैसे सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे पेपर 2, पेपर 1, हर सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है काफ़ी कम रेट में। किसी सब्जेक्ट के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किस लिए करेंगे? क्योंकि आपको बताना है। तो इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा, इसमें विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे। मतलब जो भी ऐसा मटेरियल हम सिखाएँगे जो बच्चे काफ़ी आसानी से सीख जाएँ, उसको सबसे अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम मानते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैक्षिक संस्थानों को पाठ्यचर्या निम्न में किन पर आधारित होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है सिद्धांत पर या व्यवहार पर या सिद्धांत एवं व्यवहार पर, या ऑप्शन डी है थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपका करिकुलम है, सिलेबस का जो पाठ्यक्रम है, वो सब कुछ आपके थ्योरी भी होना चाहिए, साथ में प्रैक्टिस भी होना चाहिए और उस पे रिसर्च भी होना चाहिए, तो जाकर एक जो अच्छा करिकुलम होता है पाठ्यक्रम का, सबसे बेटर माना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको कक्षा में कुछ छात्र असाधारण उज्ज्वल हैं, आप उन्हें कैसे सिखाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समृद्ध कार्यक्रमों के उपयोग करके। ठीक है, मतलब ऐसा कोई आपके क्लास में बच्चा है जो असाधारण है, मतलब थोड़ा सा कम दिमाग का है, जो काफ़ी लेट से समझता है, वो तो उसके लिए आपको जो भी कुछ मटेरियल हैं, जो कुछ टूल्स हैं, उस टूल की मदद से बच्चे को समझाएंगे जिससे वो आसानी से समझ सके। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। जहाँ भी सिर्फ ओनली का ऑप्शन दे, आप उसे आंख बंद करके गलत टिक आउट कर देना, क्योंकि ऐसे ऑप्शन कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये सवाल अभी तक 3 से 4 बार सवाल पूछे जा चुके हैं। बिहार स्टेट 2023 में सिर्फ ये सवाल 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपने पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे वीडियो पे आपने देखा होगा, तो ये सवाल आपको पता होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका निभानी होगी आधिकारिक, तानाशाही, अनुमोदक, या ऑप्शन डी है सुगमकर्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका जो एनसीएफ 2005 है, उसमें टीचर की भूमिका आपके सुगमकर्ता के रूप में आपको निभानी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को समूह व्यवहार का अध्ययन कराते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अवलोकन द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाली स्कोरिंग गाइड को क्या कहा जाता है? मतलब एक बच्चा है, अगर आप उसकी क्वालिटी को जांचना चाहते हो, उसको एवेल्यूएट करना चाहते हो, तो इन चार ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो सबसे बेटर ऑप्शन है रूब्रिक्स। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगर आपको नहीं पता है रूब्रिक क्या होता है, तो आप इसमें हर एक पॉइंट को क्लियर किया गया। एक रूब्रिक एक स्कोरिंग गाइड होता है जिसका उपयोग प्रदर्शन, उत्पाद या परियोजना के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो आप हर पॉइंट को पढ़कर अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक माध्यमिक विद्यालय के अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं, यदि वो, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल में बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन पूछने में डरते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि आप जो टीचर होता है वो उसको कंफर्टेबल फील नहीं कराता, उसको अंदर आत्मविश्वास नहीं दिलाता, उसको मोटिवेट नहीं करता कि आप बच्चे को सवाल मुझसे पूछ सकते हो। जब आप ऐसा करते हो, बच्चे को कंफर्टेबल फील कराते हो, बच्चे को मोटिवेट करते हो, तो बच्चे के लिए काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है और आपसे वो सवाल भी पूछता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है आपके ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के मौखिक या
अमौखिक रूप से सजा देने का जो परिणाम सामने होगा वो क्या रहेगा? तो इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उन्हें स्व अवधारणा में नुकसान पहुँचाना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने हेतु अंतःप्रेरित होने के लिए कैसा बढ़ावा दे सकती है? मतलब आप बच्चे को कैसे आप मोटिवेट करोगे जो खुद से मोटिवेट हो सके? एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात यहाँ नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है अंतःप्रेरित मतलब खुद से मोटिवेट होना। जैसे कि अभी आपका बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है, तो आपको खुद से कैसे मोटिवेट होना है, कैसे अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, उसके लिए आप कैसे बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य और उनकी महारत को निर्धारित करने में उनका आप समर्थन करोगे। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आपके पास डाउट हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरा हेल्प ले सकते हो। क्योंकि जब भी किसी का फर्स्ट टाइम पेपर होता है, उसको कन्फ्यूज़न होता है या ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम में पेपर क्लियर नहीं किया था, तो मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे पता है कि बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक 2 बार स्टेट क्वालीफाई किया हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि बच्चे कहाँ पर गलती करते हो, कैसे वो पेपर उनका क्लियर नहीं हो पाता है। ऐसा आर्ट्स जो आपका स्टेट है, इतना भी आपका हार्ड सिलेबस नहीं है कि आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्लियर ना किया जा सके। मुझे लगता है कि स्टेट जो है सीटेट जैसा है। सीटेट जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, सेम आपका स्टेट उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है। सिर्फ़ बीपीएससी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बीपीएससी का लेवल थोड़ा-सा मॉडरेट टू हाई होता है, तो उसके लिए आपको जमकर तैयारी करनी होगी। लेकिन स्टेट के लिए अगर आपको सिर्फ़ पता हो कि आपको कितना क्या पढ़ना है, तो आप आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बच्चा असफल हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? क्या बच्चे को निजी ट्यूशन लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। जब बच्चा असफल होता है, तो उसके पीछे सिर्फ़ ट्यूशन का हाथ नहीं होता। ऑप्शन बी है, तंत्र असफल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं था। हर बच्चा पढ़ने के लायक होता है, हर बच्चा खुद की नज़र में कैपेबल होता है, खुद के हर बच्चा अपने आप में सबसे महान होता है। सबसे प्रॉपर जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो सकता है आपको ये बताना था। सबसे बेटर ऑप्शन हो गया द सिस्टम हैज़ फेल्ड। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन था बच्चे ने उत्तर को ठीक से याद नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, हम बच्चे को हमें क्वेश्चन याद नहीं करना है। जब कोई बच्चा अगर फेल होता है तो उसके पीछे सिस्टम का हाथ होता है। मतलब सिस्टम कौन हुआ? यहाँ पर टीचर हो गए, स्कूल हो गया। टीचर स्कूल ने उस पे प्रॉपर टाइम नहीं दिया, इस वजह से बच्चा जो है फेल हो गया। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। किसी भी बच्चे को या चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सफल होने के पीछे एक इंसान का हाथ होना चाहिए जो आपको गाइड कर रहा है। अगर आपको सही गाइड मिलती है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी पेपर क्लियर कर सकते हो। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व ध्यान महत्वपूर्ण क्यों होता है? आपको बताना है कि इंडिविजुअल अटेंशन इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चे अलग-अलग गति से विकसित होते हैं और अलग-अलग तरीके से सीखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक नज़र में क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब तक क्वेश्चन को 5 से 7 बार याद करने की कोशिश ना करें, तब तक उनको याद नहीं होता है। हर किसी की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, जो हर किसी की एक क्षमता होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षिका कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती है। वो अपने छात्र को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ये किस उपागम का सिद्धांत पर आधारित ऐसा कर रही है? तो काफ़ी बेटर ऑप्शन होता है। अगर आप बिहार में जब टीचर बनो तो बिल्कुल आप ऐसा काम कर सकते हो। सिर्फ़ बच्चे से सवाल पूछना नहीं होता है। जब बच्चे को आप उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हो, जब बच्चे को ग्रुप डिस्कशन कराते हो, तब जाकर एक बच्चा अच्छा उसका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको बताना है कि जो ये रूल अपना रही है, कौन-सा रूल के अंदर आता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्टिव पार्टिसिपेशन। इस अगर आप जब ग्रुप डिस्कशन कराते हो तो हर बच्चा इसमें एक्टिव होता है कि हर किसी को बोलने का अधिकार होता है, हर कोई बच्चा उसमें बोल सकता है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर से क्या होता है कि आप एक लिमिटेड बच्चे से सवाल जवाब कर सकते हो। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में हर बच्चे को बोलने का मौका मिलता है और हर बच्चा अपनी बात को रख पाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक एग्जाम वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप क्या करोगे। मतलब कुछ बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिससे कोई रिलेटेड नहीं होता आपके पढ़ाई से, या फिर बिना फालतू क्वेश्चन पूछता है, तो आप उस टाइम क्या करोगे आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके अन्य अवसर देंगे। मतलब अगर किसी बच्चे ने कुछ ऐसा सवाल कर दिया, तो आप उसे डाँटोगे नहीं, उसे बस समझा दोगे और उसे एक और मौका दोगे कुछ और पूछने का। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। आपको जो भी 4 ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई ऑप्शन बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन 4 ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन कौन-सा है, आपको उसको चुनना है। जो आपको सबसे बेटर ऑप्शन लगे, आपको उससे टिक आउट करना है, आपका आंसर 100% राइट होगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छे परीक्षण में 3 गुण होते हैं। आपको बताना है कि एक अच्छे टेस्ट में 3 क्वालिटी कौन-कौन से होते हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी हो, प्रैक्टिकलिटी हो, तो सबसे बेटर ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, छात्र को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम का उदाहरण देकर नियम की दृष्टि करने की विधि क्या कहलाती है। तो इसका कहते हैं निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में पहले आपको रूल बताया जाता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे कि आपने ग्रामर पढ़ा होगा इंग्लिश में या हिंदी में, तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले आपको रूल लिखा दिया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्टिव आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आपको इसमें आपको रूल लिखा दिया गया, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि राहुल जाता है। तब जाकर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो इस रूल के अकॉर्डिंग कि जो राहुल है वो सब्जेक्ट हो गया, जाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब आप देखते हो, उसके बाद आप रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करते हो। उसे कहा जाता है आपको डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड जस्ट इसका अपोजिट होता है, एग्जाम्पल टू रूल। मतलब सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद आपको रूल बताया जाता है। जैसे कि आपका इंडक्टिव जो मेथड है वो 1 टू 5 के लिए बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाते हो जैसे कि 11, 12, 9, 10 में, तो वहाँ पर आपका निगमन विधि का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों में डिफरेंट समझ आ चुका होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम कौन-सा है? आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ़ ये एक ऐसा क्वेश्चन है मैक्रो टीचिंग, जो अभी तक सिर्फ़ 2023 में जो पेपर हुए थे आर्ट्स ऑफ टीचिंग में, हर पेपर में हर बार ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड। जाकर मैंने कितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना, क्योंकि आपको फ्री में एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका होता है, सेम क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आते हुए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर टिक आउट कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग का सबसे बेटर ऑप्शन होता है ऑप्शन डी। सूक्ष्म पाठ्य योजना, शिक्षण प्रतिदृष्टि, पुनः पाठ्य योजना और पुनः शिक्षण, और लास्ट में आता है पुनः प्रतिदृष्टि। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको बताना है कि बालकों में शोध और अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु आपको क्या करने होते हैं। मतलब एक आपको ओवरऑल डेवलप करना है रिसर्च रिलेटेड बालकों में, तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा ऑप्शन बी,
यू विल मेक देम अवेयर ऑफ द रिसर्च एंड रिसर्च वर्क। आप उन्हें शोध और अनुसाधन कार्य के महत्व को अवगत कराएंगे। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दल शिक्षण की परिकल्पना में अंतर्निहित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि टीम टीचिंग जो होती है, दल शिक्षण जो होती है, उसमें परिकल्पना में क्या अंतर्निहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कूल के सबश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर कौन-सा होता है? मतलब एक हायरार्की है, आपको बताना है कि सबसे टॉप पर कौन-सा लेवल रहता है। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। और डेली आपको शाम को 6 बजे आर्ट्स ऑफ टीचिंग का आपका क्लास मिलेगा। तो डेली आप जॉइन कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आपको कराए जाते हैं, जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एवोल्यूशन। आपको पता है कि जो मूल्यांकन होता है वो सबसे लास्ट में होता है, कि आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, सब कुछ आपके लास्ट में आपको जज किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है? तो सबसे पहले ज्ञान आता है, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में आपका मूल्यांकन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फिर से आपने देख लिया। सूक्ष्म शिक्षण किस दस्ता पर केंद्रित है? इस प्रैक्टिस सेट में सेकंड क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड। क्यों मैंने कहा था कि माइक्रो टीचिंग हमेशा आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। आर्ट्स ऑफ टीचिंग कोई भी पेपर उठा के देख लो, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कौशल। क्वेश्चन 28 है, शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। मैंने आपको जस्ट बताया था, इसे आप रूल टू एग्जाम्पल भी बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल को यहाँ पर जनरल काउंट कर सकते हो और स्पेसिफिक को रूल आप बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि स्पेसिफिक को रूल बोलते हैं, सिक्स जनरल टू एग्जाम्पल बोलते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड बोल सकते हो। जो आपका स्पेसिफिक होता है वो क्लोज एंडेड होता है, जो आपका जनरल होता है वो ओपन एंडेड। मतलब नाम की कमी नहीं है, बहुत सारे नाम अलग-अलग वैज्ञानिकों ने दिया हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि 28 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्पेसिफिक टू जनरल होगा उसे हम इंडक्टिव मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडक्टिव मेथड। अगर इसका जस्ट अपोजिट होता जनरल टू स्पेसिफिक, तो इसका राइट आंसर होता डिडक्टिव। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, आपको बताना है कि अभिरुचि किस अधिगम अनुक्षेत्र द्वारा परिलक्षित होते हैं? संज्ञानात्मक, अफेक्टिव, साइकोमोटर या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अफेक्टिव। क्यों अफेक्टिव होगा? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है एटीट्यूड, वैल्यू और इंटरेस्ट, ये सारे वर्ड जो है आपके अफेक्टिव के अंदर काउंट किए जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में शिक्षण का कौन सा स्तर अनुशासित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विभेदन स्तर जो होता है आपके एक अनुशासित शिक्षण स्तर नहीं माना जाता। क्वेश्चन 31 है, निम्न में कौन प्राविधिक शिक्षण का मुख्य व्यवहार है? आप लोग घबराइएगा मत, जो आपका 2023-2024 में जो पेपर हुआ, 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें आर्ट्स ऑफ टीचिंग से सिर्फ 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो पेपर है 2019 और 20 का है, तो इसमें जो आर्ट्स ऑफ टीचिंग जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा संख्या ज़्यादा थी। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा कम था, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो गिनकर सिर्फ 30 क्वेश्चन आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग होंगे, 10 नंबर आपका क्वेश्चन मैथ से होगा और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होंगे। तो बस इस 2019-20 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं कि निम्न में कौन प्राविधिक शिक्षण का मुख्य व्यवहार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुदेश विविधता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आता हो तो आपको प्रैक्टिस सेट में
पूरा डिटेल में दिया गया, आप हर एक पॉइंट को लाइन टू लाइन पढ़ के अपना डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। काफ़ी आसान भाषा में इसे डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको बताना है कि एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, मतलब एक अच्छे टीचर में कौन से क्वालिटी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। क्योंकि आने वाले टाइम में आप बिहार में टीचर बनने वाले हो, तो आपके अंदर एक अच्छी टीचर क्वालिटी कौन-सी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन बी, रिसोर्सेसफुल एंड पार्टिसिपेटिव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, आपको बताना है कि शिक्षण पेशे का उत्पन्न तभी हो सकता है जब शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे एवं नई शिक्षा विधि निकाले। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में गए, जो रखा है बस आपको आपने वो उसको पढ़ा दिया, कुछ नया ट्राई नहीं किया। आज भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मैं जानता हूँ, मैं खुद अपने टीचर मैं हूँ और मेरे क्लास में जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को क्लास में बैठते हैं और जो भी एबीसीडी डेली की तरह एबीसीडी दे दिया, 1 2 3 दे दिया, मतलब वो कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जो कि काफ़ी गलत है। अगर आप बिहार में टीचर बनते हो तो बच्चों के लिए कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया एक विधियाँ निकालो जो बच्चे को काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट लगे, जो आज के टाइम में जो इतना आजकल डेवलपमेंट हो चुका है, उस बेसिस को उन्हें समझाओ, नया तकनीक से उन्हें पढ़ाओ, जो बच्चे इंटरेस्ट ले पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप गए, चेयर पे बैठे और बच्चे को 1 2 3 एबीसीडी लिखने दे दिया, बस आपका काम हो गया। यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं होता है। आप खुद सोचो, अगर आपको एक अच्छी एजुकेशन मिली होती तो सिर्फ़ अभी आप टीचर नहीं होते। एक अच्छे अधिकारी, जो आपका सपना था बचपन में, आप वो बन पाते। इसलिए हर बच्चे को अपने नज़र में खुद को समझकर बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि आप बच्चे को एक अच्छी माहौल दें, एक अच्छी शिक्षा दें, जो बच्चा जो चाहता हो उस मतलब अपना एक सपना देखे, जो लाइफ़ में गोल है उसको अटेम्प्ट कर सके, उससे पहुँच सके। आपको भी काफ़ी खुशी मिलेगी। आपको हर इंसान को ऐसा प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर आपका चाहे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे आपका सिटी है या आपका स्टेट या आपका इंडिया, हर तब जाकर एक आगे बढ़ेगा। वो सब बढ़े ना बढ़े, लेकिन आप अच्छे से खुशी की नींद आप सो सकते हो। जब आप किसी का हेल्प करते हो तो आपको एक प्रॉपर सुकून मिलता है। इसलिए आप बिहार में टीचर बनो या फिर कोई भी किसी का हेल्प हो, आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपको बताना है कि छात्रों में मूल्य की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि, मतलब एक वैल्यू टीचिंग क्यों देनी चाहिए एक बच्चे को, आपको ये बताना है। तो इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन सी, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सचकता बढ़ेगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको बताना है कि विद्यालयों में डैश द्वारा शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है। मतलब जो पहले आपने देखा होगा, बच्चे को पहले बहुत मारते थे, उन्हें दंडित किया जाता था, तो उस पे अभी रोक लगाई गई है आपके भारत सरकार द्वारा। उस पे बहुत सारे रूल भी बने हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से वो रूल थे, आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आरटीआई एक्ट आया था 2009 में, जिसके तहत आपको बच्चे को शारीरिक दंड आप नहीं दे सकते हो। अगर आप देते हो तो आपको सज़ा भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके रीजनिंग से सवाल है, तो हम रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे इतना बड़ा स्क्रीन नहीं है कि मैं इसे सॉल्व कर पाऊँ और इसमें आपको बता पाऊँ। तो हमने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टोटल 35 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ आज का आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप अपना स्कोर मुझे मेरे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपका आउट ऑफ 35 आपका स्कोर क्या रहा। सारे लोग कमेंट कीजिएगा, अपना स्कोर बताइएगा और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको हेल्प ज़रूर की जाएगी। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, सिर्फ आपको 151 में टोटल आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ एक्सप्रेशन सहित दिया जा रहा है, सिर्फ 151 में, जिसमें आप 50 नंबर कवर हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, सारे सब्जेक्ट का नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।